व्यूअर्स, दिस इज स्वीटी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पीवाईक्यूज करवाने वाली हूँ कॉमर्स की। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे मैं डिटेल लेक्चर के साथ साथ मैं पीवाईक्यूज भी करवाती हूँ, पीवाईक्यूज की सीरीज लेके आती हूँ। और पीवाईक्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है करना यूजीसी नेट के लिए, क्योंकि पीवाईक्यूज से ही क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज के पैटर्न से ही क्वेश्चंस आते हैं। सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते, बट पीवाईक्यूज से मतलब उस पैटर्न से ही क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप पीवाईक्यूज कर लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट डाल चुकी हूँ, ये है सेकेंड पार्ट। 61 नंबर्स इज अ मार्केटिंग टर्म फॉर एनी डिजाइन टू प्रॉम्प्ट एन इमीडिएट रिस्पॉन्स और इनकरेज एन इमीडिएट सेल। मतलब कौन सी ऐसी मार्केटिंग टर्म होती है जिसमें हम क्या करते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं, इनकरेज करते हैं इमीडिएट सेल। तो कॉल फॉर प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब क्या होता है, प्रमोट करना। जब आप न्यू प्रोडक्ट कोई लॉन्च कर रहे हो, सपोज कोई आपका एक ब्लूटूथ है, ठीक है, वो अभी मार्केट में नहीं आया है और उसे आप लॉन्च कर रहे हो, तो उसके लिए आपका प्रमोशन करना होगा, आपको से मार्केटिंग यूज करना होगा, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज करनी होगी। दैट इज कॉल्ड कॉल फॉर प्रमोशन। कॉल फॉर एक्टिविटी मीन्स क्या होता है कि एक्टिविटी करना, ये कोई मार्केटिंग टर्म नहीं है। ठीक है, तो ये तो टू होगा ही नहीं, ऑप्शन वन भी नहीं होगा। ऑप्शन थ्री है कॉल टू एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स करना। ये एक मार्केटिंग टर्म है जिसमें हम क्या करते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स करते हैं, इनकरेज करते हैं इमीडिएट सेल। दैट इज कॉल टू एक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा थर्ड ऑप्शन, कॉल टू एक्शन। ठीक है, which is a marketing term for any design to prompt an immediate response or encourage an immediate sale। ऐसी कौन सी मार्केटिंग टर्म है जिसमें हम डिजाइन करते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं और इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है हमें, और इनकरेज करते हैं इमीडिएट सेल। तो वो उसका टर्म को हम क्या बोलते हैं, उस टर्म को कॉल टू एक्शन। कॉल फॉर प्रमोशन में क्या होता है, जब हम कोई प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो और उसे प्रमोट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉल फॉर प्रमोशन। एक्टिविटी तो ऐसा कुछ नहीं है। एस्पिरेशन का मतलब होता है किसी को एस्पायर करना हो, ये कोई मार्केटिंग टर्म नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 61 का थर्ड, कॉल टू एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक्सपोर्टिंग फर्म इज टर्म राइडर। ठीक है, वेयर द अदर फर्म्स विद एस्टैब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल in the target country is termed as carrier. This phenomena is known as। ऐसे कौन से टर्म हैं जिसमें राइडर, एक्सपोर्टिंग फर्म को हम राइडर बोलते हैं, और जो अदर फर्म जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसे हम कैरियर बोलते हैं। उस फेनामेना का नाम क्या है, काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड का मतलब क्या होता है, जब आप गुड्स एक्सचेंज करते हो मतलब दूसरे कंट्री में, दैट इज कॉल्ड काउंटर ट्रेड। बार्टर का आपने सुना होगा, बार्टर क्या होता है, जब आप विदाउट मनी एक्सचेंज करते हो गुड्स को। मतलब आप क्या कर रहे हो, जैसे विलेज एरिया में क्या होता था, मतलब आपको कुछ लेना है, सपोज दैट आपको वीट लेना है, आप वीट के बदले में आप क्या दोगे, आपके पास जो भी होगा, जैसे कि आपके पास बिस्किट्स है तो बिस्किट आप एक्सचेंज कर लिए और आपको उसके बदले में वीट मिल गया। दैट इज कॉल्ड बार्टर। बार्टर का मतलब होता है उसमें आपको मनी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, आप गुड्स से गुड्स एक्सचेंज करते हो। ठीक है, पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग क्या होता है, पिगी बैकिंग का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्टिंग फर्म जो होते हैं, जैसे कि उनके पास फर्म एक्सपोर्ट जो करते हैं, हम यहाँ से अपने इंडिया से चाइना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस फर्म को हम ट्राइडर बोलते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, जिसके जैसे कि मेरे जो इंडिया में है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है, तो वो दूसरी चैनल होगा दूसरी कंट्री का, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा उसे हम कैरियर बोलते हैं। तो राइडर और करियर जो है, कैरियर जो है, वो टर्म किस में आता है, पिगी बैकिंग, उसे हम पिगी बैकिंग बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा पिगी बैकिंग। करेक्ट आंसर इज पिगी बैकिंग, राइट। एंड स्विच ट्रेडिंग क्या होता है, जब आप स्विच कर देते हो ट्रेडिंग को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पिगी बैकिंग, जिसमें एक राइडर होता है, जो एक्सपोर्टिंग फर्म होते हैं उसे हम राइडर बोलते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है उसे हम करियर बोलते हैं, कैरियर। ठीक है, तो ये पिगी बैकिंग से आपको याद रखना है, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। ठीक है, ये सारे पीवाईक्यूज है 2023 के। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको पीवाईक्यूज करके जाना है सारे 10 इयर्स के। अगर आप पीवाईक्यूज लगा लोगे तो डेफिनेटली यू विल क्रैक योर एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि 10 ईयर के पीवाईक्यूज लगाओगे आप तो आपको समझ आएगा क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन की कैसे आती है वो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली लेके आऊंगी पीवाईक्यूज सीरीज और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग digital payment system is developed and managed by NPCI, National Payment Corporation of India। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रुपे। जो पेटीएम है
भारत पे है और मास्टर कार्ड है, ये तीनों जो है वो प्राइवेट है, प्राइवेट डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, ठीक है। रुपे जो है वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा वो डेवलप किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रुपे, ठीक है। करेक्ट आंसर इज रुपे, ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, arrange the following steps in the investigation process of combinations by the Competition Commission of India in the correct order। तो जो ये ऐसे क्वेश्चंस है, सीक्वेंस वाले जो क्वेश्चंस हैं, वो अभी जो एग्जाम में है ये ट्रेंडिंग में है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं सीक्वेंस वाले, क्योंकि बच्चे इससे कंफ्यूज होते हैं, एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है स्टेप्स कैसे करना है। तो इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको देखना है कि फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। अगर आपको आंसर नहीं भी पता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको सारा आंसर पता हो, उसका भी एक ट्रिक है, ठीक है। तो आपको सीक्वेंस आंसर कैसे करना है वो मैं बताती हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा और लास्ट ऑप्शन क्या होगा, ये आप समझ जाओगे तो आप करेक्ट आंसर तक इलिमिनेट करके पहुंच जाओगे। चलिए इस क्वेश्चन से समझते हैं कैसे करना है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन बाय द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इन द करेक्ट ऑर्डर। मतलब जब आप इन्वेस्टिगेट करते हो, ठीक है, कंपटीशन कमीशन में इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप क्या करोगे, जब आप कंप्लेन कर रहे हो फाइल किसी पे, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, नोटिस इशू करोगे। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपका ई, ठीक है। ई, मुझे इसका आंसर बिल्कुल नहीं पता होगा, ठीक है, तो भी मैं आंसर करेक्ट कैसे करती हूँ बताती हूँ। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए, ई होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इशू अ नोटिस फॉर द सो कास्ट टू द पार्टीज ऑफ द कॉम्बिनेशन। जो पार्टीज है उसे हम नोटिस इशू करेंगे कि हमें इन्वेस्टिगेशन करना है इस पे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे रिपोर्ट के लिए फॉर द डायरेक्टर जनरल। फिर रिपोर्ट के लिए हम डायरेक्टर जनरल से रिपोर्ट मांगेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, स्टार्ट द पार्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन टू पब्लिश डिटेल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन। हो सकता है आपको थर्ड ऑप्शन नहीं पता हो, ठीक है। तो लास्ट क्या होगा, कॉल फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन पता होगा तो हम जो सीक्वेंस वाला आंसर है उसमें पहुंच जाएंगे। तो अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन ही पता है तो आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। जैसे कि आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, इशू अ नोटिस। सबसे पहले आप क्या करोगे, नोटिस इशू करोगे। नोटिस इशू करोगे तो ऑप्शन आपका ई होगा। जब ई होगा तो ये तीनों ऑप्शन इलिमिनेट हो जाएगा, इलिमिनेशन मेथड से आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे, ऑप्शन बी। क्योंकि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ई, इशू और नोटिस, सबसे पहले हम नोटिस इशू करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रिपोर्ट के लिए कॉल करेंगे डायरेक्टर जनरल को। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे पार्टीज को पब्लिश इन्फॉर्मेशन करने के लिए, डिटेल देने के लिए। फिर क्या करेंगे, हम इनवाइट करेंगे ऐसे पर्सन जो अफेक्ट हुए हैं उससे, ऑब्जेक्शन से, ठीक है। देन आफ्टर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन से उस पार्टी से मांगे, मतलब कॉल करेंगे, कॉल फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पार्टीज ऑफ द कॉम्बिनेशन। जो भी इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उनके लिए कॉल करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, इशू अ नोटिस। तो इससे ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसे ही आपको जो भी सीक्वेंस वाले क्वेश्चन है वैसे करना है। मतलब सबसे पहले आपको क्या देखना है, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा और आपका लास्ट ऑप्शन क्या होगा। ये दोनों आप जब सही कर लोगे तो आप एलिमिनेशन मेथड से सही आंसर तक पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिए और आपको सारा का सारा आंसर पता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम रोबोट नहीं है, नहीं है ना। तो हमें बस थोड़ा ट्रिक लगा के आंसर सही करना है, ठीक है। तो ये सारे ट्रिक्स आपको फॉलो करने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन एफटीपी से, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एज डिफाइंड under the foreign trade policy implemented by Director General of Foreign Trade has the main aim to mentor new and potential exporters as the intricacy of foreign trade through counseling, training and outreach programs so that they can enter into international trade। ऐसी कौन सी पॉलिसी है, ऐसी कौन सी स्कीम है जो डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड पे किया गया था। उनका मेन मोटिव था काउंसलिंग प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना एंड आउटरीच प्रोग्राम्स प्रोवाइड करना। तो ऐसे कौन सी स्कीम लॉन्च किए गए थे, तो इस स्कीम का नाम था निर्यात बंधु स्कीम, ठीक है। इस स्कीम का क्या नाम था, निर्यात बंधु स्कीम, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, आपको ध्यान रखना है कौन सी स्कीम है, निर्यात बंधु स्कीम, जिसमें ये बताया गया था कि काउंसलिंग प्रोवाइड करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, आउटरीच प्रोग्राम प्रोवाइड करना है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। तो 65 का क्या होगा, बी।
नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बिकम द मेंबर ऑफ एन एलएलपी। तो ऑप्शन भी है बहुत सारा, ए बी सी डी, ए बी डी एंड ए ई बी। तो ए क्या है, रेसिडेंट इंडियंस, एलएलपी लिमिटेड पार्टनरशिप लायबिलिटी पार्टनरशिप, सी क्या है, कॉर्पोरेशन सॉल, डी है कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ई है कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन। तो ऐसे कौन कौन लिस्ट में क्या क्या आते हैं जो एलएलपी के मेंबर्स बन सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बिकम द मेंबर्स ऑफ एन एलएलपी। तो सबसे फर्स्ट क्या होता है, रेसिडेंट इंडियंस जो है 182 डेज से ज्यादा जो होते हैं और जो मतलब रिक्वायरमेंट्स होता है अगर वो फुलफिल कर रहे हैं, रेसिडेंट है इंडियन के, तो वो मेंबर बन सकते हैं एलएलपी के, ठीक है। एलएलपी के मेंबर बन सकते हैं, मतलब जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वो मेंबर बन सकते हैं एलएलपी के, ठीक है। कॉर्पोरेट सॉल भी मेंबर बन सकते हैं एलएलपी के, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर नहीं होती एलएलपी की। तो इसका ऑप्शन डी तो एलिमिनेट करोगे आप सबसे पहले। तो डी किस में है, सबसे पहले वो देखिए, डी दो में है, ठीक है, दो है, ठीक है। और ये तीनों तो हो गई ए बी सी, ए बी सी किस में है, ऑप्शन वन, ठीक है। ई क्या लिखा हुआ है, कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज। तो इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज भी होता है, बट हमें हमारे ऑप्शन में ई नहीं है, इसलिए हम इससे करेक्ट आंसर क्या करेंगे, ए बी सी। रेसिडेंट इंडियंस मेंबर बन सकते हैं एलएलपी के, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी एलएलपी की खुद मेंबर बन सकती है, और कॉर्पोरेशन सॉल्व भी एलएलपी की मेंबर बन सकती है। तीन ऑप्शन होगा, तो ए बी सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन जो है सेकेंड यूनिट से है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग चैप्टर से, ठीक है। इससे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, which of the following is accounting concept and conventions consider it reasonable to use the historical cost to record long lived assets। ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन है जिसमें हम हिस्टोरिकल कॉस्ट और लॉन्ग लाइफ एसेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इट मीन्स दैट बिजनेस एंड ऑनर आर टू डिफरेंट एंटिटी। मतलब जो एंटिटी कॉन्सेप्ट है वो हम इसमें क्या बात करते हैं कि बिजनेस जो है और जो ऑनर है वो दो डिफरेंट एंटिटी है। कोई भी चीज आप बिजनेस पर्पज से ले रहे हो वो बिजनेस का ही ट्रांजेक्शन होगा। अगर आप कोई चीज जैसे कि आप ड्राइंग, मतलब उसे हम ड्राइंग बोलते हैं, अगर आप पर्सनल ट्रांजेक्शन कुछ कर रहे हो उसे ड्राइंग बोलते हैं। तो जो बिजनेस है और जो ऑनर है वो टू डिफरेंट एंटिटी है। इस कॉन्सेप्ट में ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, जो हमारा जो बिजनेस है वो कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक रन करेगा, लॉन्ग टाइम एसेट्स होगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट होगा, ठीक है। मेटरलिटी कन्वेंशन क्या होती है, बोलती है कि आपका जो भी बिजनेस है उसमें जो मेटरलिस्टिक चीजें हैं, जैसे कि आप कोई जैसे एक आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है। अब उसमें आप कुछ स्नैक्स खा रहे हो, क्या वो आप रिकॉर्ड करोगे, बिल्कुल नहीं। कि अब स्नैक्स खा रहे हो वो मेटरलिस्टिक नहीं है आपके बिजनेस के लिए, तो वो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। जो मेटरलिस्टिक चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, उसी को रिकॉर्ड करना है, दैट इज मेटरलिस्टिक कन्वेंशन, ठीक है। एंड लास्ट ऑप्शन क्या है, द पीरियोडिसिटी कॉन्वेंशन। मतलब जो भी बिजनेस है आपका वो पीरियोडिसिटी का मतलब होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। मतलब जो आपका बिजनेस है वो 1 ईयर तक चलता है, मतलब अकाउंटिंग पीरियड में 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है ना, जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है उसमें चलेगा, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी कॉन्वेंशन यही बताती है। तो ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट बार सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन से आएगी। मेटरलिस्टिक कन्वेंशन में आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया रहेगा और इसका ऑप्शन ये होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं करते, कभी कभी रिपीट भी करते हैं, बट पैटर्न सेम होता है और ऑप्शन से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ऑप्शन को भी अच्छे से समझना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें क्या बताते हैं, हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी देखते हैं और जो बिजनेस है वो हमारा लॉन्ग टाइम तक चलेगा, इसमें ये डिस्कस करते हैं। तो 67 का आंसर क्या होगा, बी 2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज नॉट अ मेथड ऑफ जनरेटिंग सेल्स लीड इन पर्सनल सेलिंग। वैसे आप बताइए पर्सनल सेलिंग होता क्या है। पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या होता है, जब आप नेटवर्किंग करते हैं, जैसे लाइक एमवे। एमवे में क्या करते हैं, हम पर्सनल सेलिंग करते हैं, उसमें कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होता। कभी भी हम एडवर्टीजमेंट, आप कभी एमवे का टीवी पे नहीं देखे होंगे, क्योंकि उसमें ना कभी एडवर्टीजमेंट हुआ ही नहीं है, वो पर्सनल सेलिंग ये कंपनी ही है।
उसमें क्या होते हैं, जो भी मतलब कि वहाँ के टीम लीडर होते हैं, वहाँ के जो भी जो ग्रुप टीम मेंबर होते हैं, वो पर्सनल सेलिंग करते हैं, मतलब जाके कॉल्स करते हैं, नेटवर्किंग बनाते हैं, रेफरल्स देते हैं, उससे ही हमारा होता है। ऐसा नहीं कि उसका आप ऑनलाइन भी आप परचेज नहीं कर सकते उसे, आप डायरेक्ट ही उन्हें उससे मतलब कि टीम मेंबर से ही परचेज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। ठीक है, तो इसमें ऐसा कौन सा मेथड है जो पर्सनल सेलिंग में नहीं आता है? तो रेफरल्स हमारा पर्सनल सेलिंग का ही मेथड है। नेटवर्किंग भी हम करते हैं। कॉल्ड कॉल्स का मतलब होता है कि आप से जानते नहीं हो और आप कॉल कर रहे हो अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कॉल्ड कॉल्स। ठीक है, कूपन्स हम किस में करते हैं? सेल्स में करते हैं। नॉर्मल सेल जो होता है ना, पर्सनल सेलिंग नहीं। जैसे कि अगर ओप्पो फोन है, जैसे कि डाव जो शॉप है, वो उसमें हम पर्सनल सेलिंग नहीं कर रहे, उसमें कूपन्स यूज होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, कूपन्स। कूपन्स हम सेल्स एंड मार्केटिंग में करते हैं, पर्सनल सेलिंग में यूज नहीं करते। दैट इज नॉट अ मेथड ऑफ पर्सनल सेलिंग। कूपन इज नॉट अ मेथड ऑफ पर्सनल सेलिंग। ओके, आई होप आपको ये स्टेटमेंट आप कभी नहीं भूलोगे, पर्सनल सेलिंग क्या होता है और मेथड कौन कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग statement does not support the concept of third degree price discrimination। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कौन सा स्टेटमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है? सबसे पहले हम समझते हैं थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है क्या। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हम डिस्कस करते हैं कि बहुत सारे जो ग्रुप के लोग हैं उनके लिए अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है। तो कैसे किया जाता है वो भी समझते हैं एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, आप रेलवे में देखे होंगे, रेलवे की टिकट जो होती है वो सारे टाइप के ग्रुप के जो लोग होते हैं उनके लिए अलग अलग होती है। कैसे होती है? जो सीनियर सिटीजन होते हैं ना, उनके लिए 65 टू अबव एज के जो भी लोग हैं, उनके लिए जो ओल्ड एज ग्रुप के हैं उनके लिए थोड़ा मिनिमम रेट होता है। ठीक है, 12 ईयर्स तक के जो भी चाइल्ड हैं, जो भी किड्स हैं, उनके लिए अलग रेट होता है, और जो 12 ईयर्स से अबव के जो भी ग्रुप है उनके लिए अलग रेट होता है। तो सभी एज ग्रुप्स के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सपोर्ट नहीं कर रहा है? द फर्म मस्ट हैव मोनोपोली पावर। फर्म का मोनोपोली पावर होता है, ऑफ कोर्स होता है, क्योंकि वो सबके साथ, सब एज ग्रुप के साथ अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड क्या है? दिस टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोस्टली लाइक अकर इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ऐसा कुछ नहीं है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नहीं, सर्विस इंडस्ट्री में होती है, क्योंकि वो सर्विस हम दे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आंसर इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। द फर्म मस्ट बी एबल टू कीप टू सेपरेट मार्केट सेपरेट, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, वो टू मार्केट सेपरेट कर सकते हैं। और प्राइस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मस्ट बी डिफरेंट इन टू मार्केट्स। इलास्टिसिटी एंड डिमांड जो है वो डिफरेंट होता है दो मार्केट में। तो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है वो मैं समझा दी हूँ। सारे एज ग्रुप्स के से अलग अलग प्राइस चार्ज करना, दैट इज कॉल्ड थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो उसमें मोनोपोली पावर भी होते हैं, उसमें क्या होता है, टू मार्केट सेपरेट भी होता है, और प्राइस एंड इलास्टिसिटी डिमांड जो होते हैं अलग अलग होते हैं दो मार्केट्स के। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं होता कि वो जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होती है, ऐसा नहीं है, वो सर्विस इंडस्ट्री में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नहीं, सर्विस इंडस्ट्री में वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे which are the states where suppliers of goods or services required to obtain registration if its aggregate turnover exceeds the threshold of 20 lakh of supply of goods and or services। ठीक है, तो 20 लाख से ज्यादा कौन सा ऐसा रजिस्ट्रेशन है जिसमें चार्ज किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम। ये आपको याद करना होगा, ये लर्न करने वाली क्वेश्चन है, क्योंकि 20 लाख से मतलब 20 लाख से थ्रेशोल्ड लिमिट किस में एक्सीड करती है, ऐसे स्टेट्स का नाम बताना है। तो ये जो तीन स्टेट्स है, मणिपुर, मिजोरम एंड सिक्किम, इसमें क्या होता है, 20 लाख से ज्यादा एक्सीड करते हैं जीएसटी हम। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का। तो 70 का ये था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, पीवाईक्यू सीरीज ही करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।